किसने सोचा होगा कि रे के हाथों में एक साधारण दूध का डिब्बा जेल से भागने का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। लेकिन जैसे ही रे ने डिब्बा खोला, एक पतली चमकदार प्लास्टिक शीट निकली। पहले मौके पर उसने उस शीट को जेल के गेट के पासवर्ड लॉक पर सावधानी से चिपका दिया। जब गार्ड ने पासवर्ड टाइप किया तो उसकी उंगलियों के निशान शीट पर स्पष्ट रूप से छप गए। रे ने उन्मूलन विधि का उपयोग किया और जल्द ही सही पासवर्ड संयोजन ढूंढ लिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। गेट के बाहर अपना हाथ कैसे निकालें। रे ने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोया, छोटे गोले बनाए और उन्हें टूथपेस्ट के साथ मिलाकर एक चिपचिपा मिश्रण तैयार किया। फिर उसने इन्हें एक बड़े कागज में लपेटा, एक अनोखा चिपचिपा हथियार बनाया। लेकिन यह सब करने के लिए उसे कैमरों से बचना था। रे ने पहले ही गार्ड्स की दिनचर्या का बारीकी से अध्ययन कर लिया था। हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करता तो वह बाहर जाकर सिगरेट पीता और समय बिताता। इस दौरान मॉनिटरिंग रूम 7 मिनट के लिए खाली रहता था। यह रे का सबसे बड़ा मौका था। रे जानता था कि जेल से भागने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। पहला, गार्ड्स की दिनचर्या का पूरा ज्ञान। दूसरा, जेल की संरचना का सटीक आकलन। और तीसरा, बाहर एक भरोसेमंद साथी। रे ने पहले 2 चीजों में महारत हासिल कर ली थी। उसे जेल के पास एक कमजोर स्थान भी मिल गया था, जो जेल की दीवार के पास एक फायर स्टेशन था। रे को काले सेल का स्थान भी पता था। अपने मन में सब कुछ तय करने के बाद उसने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। उसने जानबूझकर एक साथी कैदी पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। जैसा उसने सोचा था, गार्ड्स ने उसे सजा के तौर पर काले सेल में डाल दिया। जब गार्ड खाना देने आया तो रे ने चुपचाप कागज की गेंद को छोटी खिड़की के ताले में डाल दिया, जिससे वह आसानी से खुल गई। पासवर्ड केवल 4 अंकों का था, जिसे रे ने पल भर में तोड़ दिया। जैसे ही वह काले सेल से बाहर निकला, उसने निगरानी प्रणाली को हैक कर लिया और 1 मिनट पुरानी फुटेज चला दी ताकि गार्ड्स को कोई शक न हो। इसके बाद उसने फायर स्टेशन से जुड़ी वेंटिलेशन पाइपलाइन ढूंढी। जब गार्ड सिगरेट पीने में व्यस्त थे, रे पाइप के माध्यम से बाहर निकल गया। उसका साथी पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। उसने एक छोटी कार में विस्फोट किया, जिससे फायर अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखा। इस बीच रे फायर स्टेशन में प्रवेश कर चुका था। उसने जल्दी से एक फायर फाइटर की वर्दी चुरा ली और फायर ट्रक के नीचे छिप गया। अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए वो ट्रक के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और वहां से अपने साथी की कार में सुरक्षित भाग निकला। ये रे का 14वां जेल ब्रेक था। यहाँ यह खुलासा होता है कि वह एक सामान्य अपराधी नहीं था। उसका असली काम जेलों की सुरक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना था। वास्तव में वह एक सुरक्षा कंपनी का मालिक था। यही कारण था कि वह नकली कैदी के रूप में जेलों में प्रवेश करता था और अपनी भागने की घटनाओं के माध्यम से यह साबित करता था कि जेल की सुरक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है या नहीं। वह इतनी जेलों से भाग चुका था कि लोग कहने लगे थे कि यह आदमी किसी भी जेल से भाग सकता है। एक दिन CIA के लोग उसके पास आए और कहा कि उसे एक बहुत कठिन और गुप्त जेल में जाना होगा, जिसका नाम या स्थान किसी को बताना मना था। यह मिशन बहुत खतरनाक था। इसके बावजूद रे ने सहमति दी, क्योंकि लाखों डॉलर का प्रस्ताव उसे उचित लगा। कौन जानता था कि पैसा वास्तव में किसी व्यक्ति से कुछ भी करवा सकता है। उन्होंने रे को एक नई पहचान और एक गुप्त निकास कोड दिया, जिसे वह कुछ गलत होने पर भागने के लिए उपयोग कर सकता था। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दिया। जल्द ही वह दिन आ गया जब उसे जानबूझकर गिरफ्तार किया जाना था। लेकिन अचानक कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और उसे बिजली का झटका दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उन्होंने उसके हाथ से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल लिया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने खुद को एक अजीब जेल में पाया, जहां हर कमरा कांच का बना था और हर जगह कैमरे लगे थे। उसके आसपास के सभी कैदियों को भी ऐसे 24 घंटे की निगरानी में रखा गया था। ये जेल पूरी तरह से हवा में लटकी हुई थी, ताकि कोई कैदी जमीन खोदकर भागने के बारे में सोच भी न सके। यह देखकर रे को तुरंत समझ में आ गया कि वह एक बुरी स्थिति में फंस गया है। वहां से जल्द निकलने के लिए उसने गुप्त कोड बोला, लेकिन जेल का जेलर एक विकृत व्यक्ति निकला। उसने कुछ सुने बिना ही रे को फिर से बंद कर दिया। अब यहाँ यह रहस्य खुलता है कि जेलर किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था जो रे का दुश्मन था। कुछ देर बाद उसने देखा कि यहाँ के गार्ड पूरी तरह से हथियारबंद थे और काले मास्क पहनकर घूमते थे। गार्डों की संख्या भी कैदियों की संख्या से कहीं अधिक थी। इसी वजह से वे जब भी मन करता किसी को भी मारने या पीटने लगते। इस बीच कैदियों को यातना देने के लिए एक भयानक कमरा बनाया गया था। जैसे ही कोई अंदर प्रवेश करता, तीव्र रोशनी आंखों को चकाचौंध कर देती। इसके अलावा वहां का तापमान भी बहुत अधिक था। लेकिन दर्द सहते हुए भी रे ने किसी तरह पूरे कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया। यही निरीक्षण के दौरान उसकी नजर फर्श पर लगे स्टील प्लेट पर एक कील पर पड़ी। उसी क्षण उसके दिमाग में एक विचार आया। बाहर निकलने के बाद उसने एक योजना बनाना शुरू किया। अब जेल से भागने के लिए उसे किसी की मदद की सख्त जरूरत थी। जैसे ही उसने जान पहचान बनाने की कोशिश शुरू की, एक व्यक्ति जिसका नाम टायसन था उससे दोस्ती करना चाहता था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने सीधे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? रे ने कुछ नहीं छुपाया और सीधे कहा, मुझे एक चमकदार लोहे की शीट चाहिए जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करे, और अगर तुम इसे मेरे लिए लाते हो तो हमारी दोस्ती पक्की समझो। टायसन ने इसके लिए सहमति दी। इसके बाद वह सीधे जेलर के पास गया और उसे गालियां देने लगा, जिससे चालाक जेलर गुस्से में आ गया और उसने उसे पानी में डुबोना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच टायसन ने चालाकी से उस कमरे का नाली का ढक्कन हटा दिया। अच्छी तरह से पिटाई खाने के बाद उसने कवर रे को सौंप दिया। रे ने सोचा, वाह, यह आदमी काफी चालाक खिलाड़ी है। टायसन से प्रभावित होकर उसने अपनी असली पहचान बताई, कहते हुए कि वह एक जेल ब्रेक करने वाला है। इसके साथ ही उसने यह विश्लेषण भी साझा किया कि इस जेल की संरचना ऊर्ध्वाधर थी, जिसका मतलब था कि जेल भूमिगत बनी हुई थी। वास्तव में जब रे यातना कक्ष में था, उसने जमीन के नीचे से पानी की आवाजें सुनी थीं, जिसका मतलब था कि वहां एक पानी की पाइपलाइन हो सकती है जो उन्हें भागने का रास्ता प्रदान कर सकती है।
इन सब के बाद टायसन ने जानबूझकर जेल के गुंडों मार्को भाइयों से झगड़ा किया। इस बीच रे ने अपनी हथेली में रोटी का एक टुकड़ा छुपा लिया। फिर जब मार्को के आदमियों ने जेल में झगड़ा शुरू किया तो योजना के अनुसार दोनों को यातना कक्ष में डाल दिया गया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, रे ने तुरंत नाली का ढक्कन निकाला और उसकी परछाई को कीलों पर केंद्रित किया। कुछ ही समय में उच्च तापमान के कारण कीलें पिघलने और बाहर निकलने लगीं और उसने कुछ ही सेकंड में उन्हें एक एक करके हटा दिया। फिर उसने रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया और टायसन को गार्ड का ध्यान भटकाने का इशारा किया। टायसन ने फिर अपना काम शुरू किया, जिससे जेलर का ध्यान उसकी ओर गया। इस बीच रे ने तुरंत गीली रोटी को सीसीटीवी कैमरे पर चिपका दिया ताकि अंदर की फुटेज दिखाई न दे। फिर वह फर्श से नीचे उतरा और पाइपलाइन में चढ़कर आगे बढ़ने लगा, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में एक तार गलती से टूट गई, जिससे पानी लीक होने लगा। अंत में जब वह ऊपर पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि यह जेल जमीन के नीचे नहीं थी बल्कि समुद्र के बीच एक विशाल जहाज में थी, जहां से भागना असंभव था। इस बीच पानी रिसने लगा और जेल के अंदर भरने लगा, जिससे यातना कक्ष में कैदियों को रिहा कर दिया गया। सौभाग्य से रे ने गार्डों से छिपकर समय पर लौटकर खुद को बचा लिया। हालांकि दूसरी तरफ उसके लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। जेलर ने फर्श पर छोड़े गए कीलें देख लीं, जिससे उसे एहसास हुआ कि रे ने जेल से भागने की कोशिश की थी। उसने तुरंत एक आदमी को बुलाया, जहां यह रहस्य खुला कि रे को इस जेल में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर था, जिसने कंपनी के लालच में यह साजिश रची थी। अब कौन जानता था कि अगले दिन रे पर यातना के बादल मंडराएंगे। जब भी वह सोने की कोशिश करता, गार्ड उसे जगा देते और इसका फायदा उठाकर वे उसे बुरी तरह पीटते भी थे। कई दिन ऐसे ही बीत गए। रे पूरे दिन बेहोशी और थकावट की स्थिति में रहा। अंत में उसकी हालत देखकर गार्ड उसे हर दिन मेडिकल रूम ले जाने लगे। इतने सारे घाव, इतनी सारी दर्दनाक यादें, इतनी सारी टूटी हुई उम्मीदें, फिर भी वह अपनी लड़ाई लड़ता रहा। डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान था। कुछ दिनों के बाद यातना का चक्र समाप्त हो गया और उसने फिर से योजना बनाना शुरू किया। वास्तव में खाने का बहाना बनाकर उसने गुप्त रूप से मेज के नीचे एक दिशा बताने वाला उपकरण बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान वह मार्को से मिला और उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद तीनों ने एक साहसिक योजना बनाई। योजना के अनुसार मार्को ने जेलर से कहा कि उसके पास गोपनीय जानकारी है जो उसे डेक पर पहुंचानी है। यह सुनकर जेलर ने उसे डेक पर जाने की अनुमति दे दी। अब वहां पहुंचने पर मार्को ने दिशा डिटेक्टर से मापना शुरू किया, लेकिन यह रे के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने देखा कि फ्लश करने पर पानी उल्टी दिशा में घूम रहा था। सभी डेटा का विश्लेषण करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि वह वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में है। फिर एक नए आए कैदी से पूछकर उसने पता लगाया कि यह नवंबर का महीना था। इसके बाद अपने शरीर के तापमान को ध्यान में रखते हुए रे ने अनुमान लगाया कि वहां का तापमान मोरक्को के तट के आसपास होना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद उन्होंने अंततः स्पष्ट स्थान का पता लगा लिया। हालांकि उन्हें स्थान का पता चल गया था, लेकिन वे वहां से कैसे भाग सकते थे? तभी टायसन ने कहा कि अगर वे किसी तरह बाहर उसके आदमियों को संदेश भेज सकें तो हमें भागने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी बात सुनकर रे को लगा कि जेल का डॉक्टर उसकी मदद कर सकता है। इसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई, जिसके अनुसार टायसन ने जानबूझकर रे पर हमला किया ताकि वह डॉक्टर के पास जा सके। कई दिनों तक रे बीमारी का बहाना बनाकर डॉक्टर के पास जाता रहा। डॉक्टर भी रे का दर्द सहन नहीं कर सका और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ ये पता चला कि डॉक्टर वास्तव में वहां उम्र कैद की सजा काट रहा था, इसलिए उसने रे को उसके परिवार से मिलाने का वादा किया। इसके बाद उसने गुप्त रूप से रे का संदेश टायसन के आदमियों को भेजा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। तभी रात में जेलर ने देखा कि रे दीवार पर कुछ टैप कर रहा था। ये वास्तव में मोर्स कोड था, और जब जेलर ने इसे डिकोड किया तो उसमें लिखा था कि अगले दिन सुबह सी ब्लॉक में दंगा होने वाला है। ये देखकर जेलर के पसीने छूट गए। उसने तुरंत सी ब्लॉक में सुरक्षा 3 गुना कर दी। अब उसे कौन बताता कि यह रे की मास्टर स्ट्रोक थी। असली दंगा तो उसके अपने ब्लॉक में होने वाला था, जहां केवल 2 गार्ड बचे थे। अगली सुबह जल्दी ही 2 गैंग आपस में भिड़ गए। हंगामे का फायदा उठाकर रे, टायसन और मार्को वहां से भाग निकले। भागते समय रे कैमरे के सामने आया और जेलर को चढ़ाया। गुस्से में जेलर ने सभी गेट बंद करने का आदेश दिया। फिर तीनों पाइपलाइन के जरिए जेल की छत की ओर चढ़ गए। जब वे डेक के बहुत करीब पहुंचे तो उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट द्वारा अवरुद्ध हो गया। इसे खोलने का एकमात्र तरीका पूरे जेल की बिजली बंद करना था। ये जोखिम भरा काम सभी को फिर से पकड़े जाने की स्थिति में डाल सकता था। दूसरी तरफ जेलर ने मोशन डिटेक्टर के माध्यम से उनकी लोकेशन का पता लगा लिया था और फिर सभी गार्ड्स उनका पीछा करने लगे। तभी भागते समय मार्को को गोली लग गई। उसे समझ आ गया कि उसका बचना अब मुश्किल है, इसलिए उसने अपने साथियों से कहा कि वे भाग जाएं और अकेले गार्ड्स को रोकने की कोशिश की। रे किसी तरह नीचे पावर रूम तक पहुंचा और पूरे जहाज की बिजली बंद कर दी, और जैसे ही ऊपर का गेट खुला टायसन तुरंत डेक पर पहुंच गया। सौभाग्य से एक हेलीकॉप्टर भी वहां आ गया था, लेकिन टायसन के मजबूत संकल्प के कारण वह रे को अकेला कैसे छोड़ सकता था। उसने एक मशीन गन उठाई और आगे आने वाले गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर दी। इस बीच रे छिप गया और एक पानी की टंकी में प्रवेश कर गया, जहां उसे ढूंढना मुश्किल था। यह देखकर जेलर ने तुरंत जहाज को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। इसके कारण वह पानी की टंकी जहां रे छिपा था अपने आप फ्लश होने लगी। इसके परिणाम स्वरूप रे तुरंत समुद्र में गिर गया। रे की सूझबूझ से जेलर हैरान रह गया। दूसरी तरफ टायसन ने उसकी ओर एक बंदूक फेंकी
रे ने तुरंत उसे पकड़ा और कुछ गोलियां चलाईं, जिससे जेलर के पीछे रखे तेल के ड्रम फट गए। इसके साथ ही जेलर वहीं मर गया। अब सब कुछ शांत हो गया और दोनों अफ्रीकी तट पर पहुंच गए। अचानक सामने से एक कार आई और एक लड़की बाहर निकली। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि जेसिका थी, जिसने रे को यह मिशन दिया था। तब रे को पूरी कहानी समझ में आई। ये पूरा प्लान डॉसन की बेटी का था। जेसिका ने वास्तव में उसे अपने पिता को बचाने के लिए जेल भेजा था और फिर रे की चतुराई का उपयोग करके उसे बाहर निकाला। अंत में रे के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खिल उठी और ऐसी संघर्ष और कभी हार न मानने वाली भावना के साथ वे अपने परिवारों से फिर से मिल सके। ये पुनर्मिलन इस खूबसूरत फिल्म का अंत बन गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेहनत और उम्मीद से भरी फिल्म पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो कृपया नीचे आने वाले वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और फिल्में देख सकें।